नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेम्स के बारे में, विभज्योत की उत्तकों के बारे में। पर पहले हम देखते हैं कि प्लांट एनाटमी, पादप शरीर किसे कहते हैं। प्लांट एनाटमी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप अंगों की आंतरिक संरचना तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा को पादप शरीर की आंतरिक आकारिकी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पादप की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि टिश्यू किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं। एंजियोस्पर्म पादप शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सभी कोशिकाएं समूहों में होती हैं। एक समूह विशेष की समस्त कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करती हैं। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसकी सभी कोशिकाएं ओरिजिन में समान होती हैं। ये एक कॉमन फंक्शन आपस में मिलकर परफॉर्म करती हैं और शेप में ये सामान्यतः एक जैसी भी हो सकती हैं या इनमें कुछ भिन्नता भी पाई जा सकती है। उत्तकों को पुनः आगे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, विभज्योत की उत्तक, तथा परमानेंट टिश्यूज़, स्थायी उत्तक। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस है कि इनमें डिवीज़न की एबिलिटी है या नहीं, विभाजन करने की क्षमता है या नहीं। पादप अक्ष हमें पता है, स्तंभ और मूल को सम्मिलित रूप से पादप अक्ष कहते हैं। इनके शीर्षों पर सामान्यतः अविभेदित और विभाजनक्षम कोशिकाओं का समूह विभज्योतक कहलाता है। इसके विपरीत परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो अविभेदित नहीं होते, वरन फुली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, विभेदित होते हैं, और इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये मैच्योर सेल्स होती हैं। मेरिस्टेम्स किसे कहते हैं? यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन called meristems. A meristem is a localized region in which actual cell division occur. तो इस प्रकार विभाजन करने वाली कोशिकाएं, निरंतर विभाजन करने वाली कोशिकाएं मेरिस्टेम्स में काउंट होंगी, और जो कोशिकाएं विभेदित हो गई किसी विशेष कार्य के लिए, वे परमानेंट टिश्यू में आएंगी। अब ये जो विभज्योत की उत्तक है, इनके मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विभज्योतक विभाजन प्लस उत्तक। ऐसे उत्तकों का प्राथमिक लक्षण उनकी कोशिकाओं का विभाजनशील होना है। इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं प्राइमरी सेल वॉल रखती हैं जो कोमल और पतली होती है। सेकेंडरी सेल वॉल का सामान्यतः इनमें अभाव होता है। मेरिस्टेम की कोशिकाएं सामान्यतः आकार में छोटी होती हैं। इनमें अंतराकोशिक स्थल, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, वरन
कोशिकाएं परस्पर एक दूसरे से सटी हुई सघन रूप से विन्यासित रहती हैं। इनमें खाद्य पदार्थों या कोशिकीय अजैव पदार्थ, जिन्हें अर्गैस्टिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं, उनका संचय नहीं होता। इसके विपरीत ये कोशिकाएं सक्रिय उपापचयन करती हैं, एक्टिव मेटाबॉलिज्म मिलता है। इसीलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी सर्वाधिक होती है। इनका जीव द्रव्य सघन होता है, जिनमें रिक्तिकाओं वैक्यूल्स का प्राय अभाव होता है, और इनका केंद्रक बड़ा, स्पष्ट और सुगठित होता है। विभज्योतकों को आगे पुनः कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये इस पे निर्भर करता है कि वर्गीकरण का आधार हम क्या ले रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि विभज्योतकों को मुख्यतः 4 भागों में बांट रखा है। उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, पादप शरीर में स्थिति के आधार पर और कार्य के आधार पर। सबसे ऊपर की तरफ देखिए, पहला क्लासिफिकेशन का पार्ट हमें दिखेगा उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर। मेरिस्टेम्स उत्पत्ति या परिवर्धन, जिसे हम ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट कहते हैं, उसके आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्राक विभज्योतक प्रो मेरिस्टेम्स, प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभज्योतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स या द्वितीयक विभज्योतक। प्रो मेरिस्टेम या प्राक विभज्योतक को प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम या यू मेरिस्टेम भी कहते हैं। इसे आद्यक प्राइमोर्डिया या भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं। यह वास्तविक विभज्योतक या यू मेरिस्टेम भी कहलाता है। पादप काय में सर्वप्रथम बनने वाला यही विभज्योतक होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसी से बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा। प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक मेरिस्टेम, जैसा अभी हमने देखा, प्रो मेरिस्टेम की कोशिकाओं के विभाजन से बनता है और पादप का प्रारंभिक अक्ष बनाता है। इसकी कोशिकाएं सदैव विभज्योतकी अर्थात विभाजनशील रहती हैं। इस उत्तक की कोशिकाओं के विभाजन द्वारा प्राथमिक स्थायी उत्तक, जैसे एपिडर्मिस, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम आदि बनते हैं। ये परमानेंट उत्तक इस प्राइमरी मेरिस्टेम की कोशिकाओं के डिफरेंशिएशन, विभेदन से बनते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इन सब के बारे में हम आगे अभी विस्तार से देखेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से अलग होता है, क्योंकि यह प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से बनता है। इसको और विस्तार से समझते हैं। सजीव कोशिकाएं स्थायी हो जाने के बाद, परमानेंट हो जाने के बाद आमतौर पर विभाजन नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये सजीव हैं तो आवश्यकता पड़ने पर इनमें विभाजन की योग्यता पुनः प्रकट हो सकती है। आवश्यकता होने पर ये स्थायी कोशिकाएं विभाजन कर द्वितीयक उत्तकों का निर्माण कर सकती हैं। अतः किसी भी अंग में स्थायी सजीव कोशिकाओं के बार बार विभाजित होने से विभज्योतक बन सकते हैं।
ऐसा विभ्योतक जो पादप शरीर में प्रारंभ से यानी भ्रूणी अवस्था से उपस्थित नहीं हो वरन बाद में स्थायी कोशिकाओं से बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाता है। सेकेंडरी नाम क्यों पड़ा? बिकॉज सेकेंडरी मेरिस्टेम अपीयर्स लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में बनते हैं। बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। सेकेंडरी मेरिस्टेम द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इसमें डाइकॉट रूट की वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम भी आएगी। विभाजन के तल के आधार पर भी विभ्योतकों को कई भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम, ये तीनों विभाजन तल के आधार पर विभ्योतकों के वर्गीकरण करने में हमें उपयोगी हैं। पहला देखते हैं मास मेरिस्टेम या संहति विभ्योतक। अब ये तीन जो हमने देखा विभाजन के तल के आधार पर तीन पार्ट जो हैं, हमें पता है किसी कोशिका में विभ्योतक कोशिकाओं में विभाजन कई तरह से हो सकता है। यह परिणत हो सकता है पेरिक्लाइनल, यह अपनत हो सकता है एंटीक्लाइनल, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स प्रकार का हो सकता है, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का हो सकता है, ऑब्लिक या तिर्यक प्रकार का हो सकता है। तो डिवीज़न कई तरह से हो सकता है। जो पहला प्रकार है मास मेरिस्टेम या संहति विभ्योतक, इस विभ्योतक की घटक कोशिकाएं सभी संभावित तलों में विभाजन करती हैं, यानी ऑल पॉसिबल प्लेन्स ऑफ डिवीज़न जो हैं उनमें इनका डिवीज़न होगा। फलस्वरूप अनियमित कोशिका समूहों या संरचनाओं का निर्माण होता है। तो मेन चीज़ सभी पॉसिबल डिवीज़न प्लेन्स में कोशिकाएं विभाजित करेंगी संहति विभ्योतक मास मेरिस्टेम में। प्लेट मेरिस्टेम या पट्टिका विभ्योतक में ऐसा नहीं होता। इनमें दो तलों में विभ्योतक की कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं। इस विभ्योतक की कोशिकाएं एंटीक्लाइनली कोशिका की परिधि के समकोण पर विभाजन करती हैं दो तलों पे, जिससे एक पट्टिका जैसी प्लेट जैसी संरचना बनती है। रिब मेरिस्टेम सिर्फ एक ही तल में विभाजन करेगा, जिससे एक रिब जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस प्रकार डिवीज़न के प्लेन के आधार पर तीन तरह के मेरिस्टेम्स हमने देखे। थर्ड मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है इसकी पादप शरीर में स्थिति के आधार पर। मेरिस्टेम्स शीर्ष पर स्थित हो सकते हैं, जिन्हें एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। ये बीच में उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं, या ये पार्श्व में उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। एक बार दोबारा अच्छी तरह हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे। एपिकल मेरिस्टेम्स ये विभ्योतक या शीर्षस्थ या अग्रस्थ विभ्योतक भी कहते हैं इन्हें। ये विभ्योतक मूल या स्तंभों के शिखाग्रों पर स्थित होते हैं, एपाइसिस या एपिकल पार्ट्स पर। इनके विभाजन से पादप अंग, चाहे वो मूल हो या स्तंभ हो, वो लंबाई में बढ़ते हैं। अग्र बिंदु पर जहाँ ये उत्तक स्थित होते हैं उन्हें वृद्धि बिंदु या वृद्धि क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रकार के विभ्योतक पुनः दो भागों में बांटे जा सकते हैं। यदि ये स्तंभ के शीर्ष पर उपस्थित हैं तो ये स्टेम एपिकल मेरिस्टेम कहलाएंगे, और यदि ये रूट के शीर्ष पर उपस्थित हैं तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाएंगे। एपिकल मेरिस्टेम्स जो भी हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल होते हैं।
फिर आता है अंतर्विष्ट विभजोतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ये उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझाएगा। हम जानते हैं कि गन्ना ले लें, हम घास या बांस का स्तंभ जो है उसको देखें, इनके पर्व संधियों पर, इनके नोड्स पर, आधार भाग पर एक विभजोतक उपस्थित होता है जो इनकी वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। अब ये शीर्ष पे तो नहीं है, नोड वाले एरिया पर है, यानी बीच में कहीं पे अंतर्विष्ट है, तो यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। इट इज प्रेजेंट ईदर एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम्स, ग्रासेस, बैम्बू, शुगर केन एटसेट्रा, और ये लीव्स जो हैं, पत्तियां जो हैं, उनके आधार पर भी उपस्थित हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। इस विभजोतक की एक्टिविटी से, जैसे हमने अभी लीव्स के आधार पर इनको देखा, तो लीव्स की लंबाई जो है, लेंथ है, वो इंक्रीज होगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मैच्योर टिश्यू के बीच में उपस्थित होते हैं। अब तीसरा प्रकार जो पोजीशन के बेस पे आएगा मेरिस्टेम का, वो होगा लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभजोतक। यह विभजोतक पादप पक्ष के स्तंभ तथा मूल में पार्श्व स्थिति में स्थित होता है। इसकी कोशिकाओं में विभाजन केवल स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल या परिणत पेरिक्लिनल होता है। पार्श्व विभजोतक की कोशिकाओं के विभाजन से द्वितीयक उत्तक बनते हैं, जिससे द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आने वाले जो आगे लेक्चर्स होंगे उनमें हम द्वितीयक वृद्धि के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप मूल तथा स्तंभ की मोटाई में वृद्धि होती है। इस उत्तक के उदाहरण हैं कॉर्क कैम्बियम और कैम्बियम्स इन जनरल, यानी एधा जो होती है वो इसका उदाहरण होती है। लिटल मेरिस्टेम के बारे में हमने पढ़ा। अब चौथा जो क्लासिफिकेशन का पार्ट था, कार्य के आधार पर मेरिस्टेम्स का विभाजन। तो कार्य के आधार पर मेरिस्टेम्स को प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम में बांटा जाता है। आदित्वक, प्राक, एधा और भरण विभजोतक। प्रोटोडर्म जो हैं उनका कार्य यह है कि आगे जाके ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। प्रोकैम्बियम का कार्य यह है कि आगे जाकर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाएगा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम, फ्लोएम इत्यादि शामिल होते हैं। और ग्राउंड मेरिस्टेम का काम यह है कि आगे जाकर ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ रेज और पिथ इत्यादि शामिल होते हैं। इसको भी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लांट एनाटमी का क्या मतलब होता है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है। टिश्यू के दो प्रकार हमने देखे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इनको किस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है, ये हमने देखा।